हमारी सुबह की शुरुआत सामान्यतः चाय या कॉफ़ी के साथ होती है। जब तक वो ना मिले तब तक हमारी नींद खुलती ही नहीं है। लेकिन हमारे देश में यानी भारत में केवल चाय और कॉफ़ी के साथ सुबह की शुरुआत नहीं होती है, बल्कि इसके साथ परोसी जाती है रोज़ाना एक नई, एक ताज़ा रेप की खबर। जी बिल्कुल। जिस दिन आपकी सुबह आपके फ़ोन, टीवी या न्यूज़पेपर में रेप की खबर से नहीं होती है, तो समझिएगा कि शायद आपकी नींद खुली नहीं है उस दिन, या फिर आप किसी और देश में हैं, किसी ऐसे देश में जहाँ की महिलाएं आपके देश की इतना असुरक्षित नहीं हैं, या फिर कह लें कि उस देश में महिलाएं हैं ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में रेप, मॉलेस्टेशन, छेड़खानी की घटनाएं कुछ इस तरह हो गई है जैसे रोज़ाना सुबह चाय के साथ मिलने वाला अखबार, जो देर सवेर ज़रूर लेकिन आपके दरवाजे तक पहुंच ही जाता है। यानी आपके कानों तक रेप की घटनाएं रोज़ एक नई रेप की घटना आ ही जाती है। कभी वो निर्भया के रूप में आती है, कभी कठुआ, कभी हाथरस, तो कभी बदायूं बदायूं कांड। जी हाँ, बदायूं कांड से आपके जहन में 2014 के कथित गैंगरेप, दो बहनों की गैंगरेप की घटना याद आ रही होगी। अफसोस, तब विदेशों में भी चर्चा का विषय रहा यह जिला उत्तर प्रदेश का आज फिर से चर्चे में है। चर्चे का कारण भी कुछ अलग नहीं, वही रेप, बलात्कार। कुछ घंटों पहले आप सबकी तरह मुझे भी बदायूं के उघैती थाना इलाके में घटे हैवानियत का पता चला। इसकी जानकारी अब सबको हो चुकी है, क्योंकि अब ये कैमरों और कलमों से पन्नों पे आ चुका है। उस महिला के साथ जो बर्बरता हुई, उसे सामने आने में 3 से 6 तारीख का समय लग गया, यानी कि लगभग 48 से 72 घंटों का लंबा फासला तय करके उसे हमारे सामने आने में लगा। इसका कारण यह है कि पता चला है कि जो आला कमान है वहाँ के, पिछले हर दरिंदगी की घटनाओं की तरह इसे भी दबाने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले को भी छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि कैमरों और पन्नों पे इसके यानी आ जाने की वजह से, यानी अखबारों और टीवी के न्यूज़ चैनल तक इस वारदात के आ जाने की वजह से अब इस घटना के बारे में सबको पता है। मुझे, आपको और अब हम सबको पता है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ लोग इससे अवगत नहीं होंगे, क्योंकि अब तक इस मामले में कैंडल मार्च जो नहीं निकाला गया है, अब तक इस मामले में ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल बयान सामने नहीं आया है जो आपको मज़े लेने के लिए आता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। ना ही अब तक ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। एटलीस्ट मैंने तो नॉर्मली हैशटैग्स जो लगाए जाते हैं 6 तारीख के को नहीं देखा। कुछ एक ट्विटर पे था, उसके अलावा बाकी के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कहीं गुमनाम दिखा ये, तो इसकी वजह से कुछ लोग इससे अवगत नहीं हैं। और 2-4 पॉलिटिशियंस ने जो बयान दिए हैं इसमें, वो भी इतने ज़्यादा तूल पकड़ने वाला नहीं है और इतना विवादित नहीं है कि लोगों को ध्यान जाए। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ये घटना योगी आदित्यनाथ के राज्य में घटी है, एक ऐसे राज्य में जिसको राम राज्य बनाने का दावा किया जा रहा है। लगातार घट रही है इस घटनाओं के बाद ये पूछने का मन करता है, तो क्या ऐसा था राम राज्य? क्या उस वक्त भी महिलाओं के साथ ऐसा ही होता था? खैर, इससे कई लोग मुझ पर चढ़ जाएंगे इस सवाल को सुनने के बाद। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अब तक इसमें धर्मवाद या जातिवाद का मुद्दा नहीं उठाया गया है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही मुद्दों को तो तूल दिया जाता है जब किसी कौम का या धर्म का नाम आता है, या जब किसी जाति को उठाया जाता है,
तब ऐसे मुद्दों को ज़्यादा तूल पकड़ा जाता है, तब इंसाफ की मांग ज़्यादा ऊंची हो जाती है। खैर, तो चलिए एक बार मैं फिर से संक्षेप में इस घटना को बता देती हूँ। मामला ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उघैता थाना इलाके में 50 वर्षीय एक अधेड़ महिला, जो पेशे से आंगनबाड़ी कर्मचारी थी, रोजाना की तरह 3 जनवरी यानी कि रविवार की शाम को भी पूजा के लिए पास के गांव से सटे मंदिर में गई थी। और फिर उसका कहीं पता नहीं चला। रात भर उसके परिवार वाले इधर उधर भटकते रहे, आस पड़ोस में, मंदिर में भी पता किया, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। हार पार के जब वो लोग रात बीतने का इंतजार कर रहे थे, तब देर रात को उनके घर के सामने एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी और किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब महिला के बेटे ने जाकर किवाड़ खोला तो सामने महिला का खून से लथपथ बर्बर हालत में शव पड़ा हुआ था। परिवार के लोग घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं, लेकिन आलम यह है कि पुलिस घंटों तक मामले की जांच करना तो दूर, उस शव को भी नहीं लेने आई। और जब आई तो जो घटना उसने बताई वो यह थी जो उसे उस मंदिर के महंत ने बताई थी, और उसी बयान के आधार पर पुलिस ने जो बताया वो यह बताया कि इस महिला की मौत कुएं में कूदकर जान देने की वजह से हुई है। हालांकि महिला के शव की, उस लाश की जो हालत थी, उसे देखकर कोई भी उसकी असली सच्चाई जानता था, उसकी असली सच्चाई बयां कर सकता था। लेकिन पुलिस को इस मामले को दबाना था। इस जवाब से तो यही लगता है, तो पुलिस ने ऐसा बयान दिया, लेकिन परिवार माना नहीं। उसने लगातार आवाज उठाई और घटना के 48 घंटे के बाद उस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और जब रिपोर्ट आई तो सोच से परे, जिसको सुनकर आपकी, हमारी, हम सबकी रूह कांप जाए, उस घटना के बारे में पता चलता है। आपको बताते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के अनुसार 50 वर्षीय उस महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई, जिससे उसका अंदरूनी हिस्सा फट गया। उसकी बाईं पसली टूटी हुई मिली और बायां फेफड़ा भी फटा हुआ था। इसके अलावा उसका बायां पैर टूटा हुआ मिला, जो उसके साथ हुई हैवानियत को बयां कर रहा था। और सवाल उठता है कि इस घटना को करने वाले अपराधी कौन थे? इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी वही हैं, उसी मंदिर के पुजारी हैं जिस मंदिर की चौखट पर यह महिला रोज अपने और अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ मांगने जाती थी। यह वही वहसी है जिस दरबार में यह महिला रोजाना अपने परिवार की भलाई की, बुरी नजरों से बचाने की दुहाई मांगने जाती थी, फरियाद करने जाती थी। यह उसी मंदिर के कोने में बैठा हुआ वह वहसी दरिंदा था जिसने अपने 2 चेलों के साथ मिलकर इस 50 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी की हर हद को पार कर दिया। लोग इसे निर्भया कांड से कंपेयर करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे बताता है कि महिला के साथ केवल यह बर्बरता नहीं की गई, बल्कि जब लोहे के रॉड को उसके प्राइवेट पार्ट में डालने के बाद उसके शरीर से लगातार रक्तस्राव हो रहा था, तब इन तीनों दरिंदों ने उस महिला के रक्त को रोकने के लिए कपड़े और रुई ठूसे, ताकि इनका जो प्रमाण है वो छुपाया जा सके। लेकिन 50 वर्ष तक जिस महिला ने इतने बोझ झेले हैं, इतनी जिम्मेदारियां उठाई है, उसका शरीर इस दर्द को नहीं झेल पाया और उसने आखिरकार तड़प कर मौत को गले लगा दिया।
अब आती है बात कि इस मामले पर उत्तर प्रदेश प्रशासन क्या कदम उठा रही है। तो पता चला है कि उक्त थाना प्रभारी जिसने घंटों इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लापरवाही बरतने के आरोप में उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी को इतनी बड़ी घटना के लिए इंस्टेंट एक्शन क्या है, उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और मामले में लिप्त 2 आरोपी यानी उस पुजारी के 2 चेलों को गिरफ्तार किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों की गिरफ्तारी भी तुरंत नहीं हुई थी। इन दोनों की गिरफ्तारी जब मामले ने तूल पकड़ा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तब हुई है। और इससे पहले उघैती थाना की पुलिस ने उस महन, उस वहसी दरिंदे की बयान दर्ज किया था जिसमें उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी बताई और पुलिस ने उसी का ढिंढोरा पीटा। और अगले दिन जब मामला सामने आया तब वो पुजारी, तब वो आरोपी, वो अपराधी फरार हो गया। अब इस घटना के बाद या आप पिछले के कई घटनाओं को, वारदातों को अगर दिमाग में लाएं तो सवाल उठता है, क्या वो फरार हो गया या उसे फरार कराया गया? क्योंकि इन इलाकों में ऐसे मामलों को दबाने के लिए, ऐसे मुद्दों को दबाने के लिए ऐसी तमाम कोशिशें की जाती रही हैं। इसके कई प्रमाण भी सामने मिले हैं। हाथरस मामले में भी आरोपियों को छुपाने का जो मामला है वो सामने आया था और उसमें कुछ आला कमान के लोग भी शामिल थे। तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि फरार हुआ या फरार कराया गया। हालांकि इस बार राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ का इस मामले को लेकर काफी कड़ा तेवर देखने को मिला है। एक और जहां उन्होंने एसटीएफ को घटना की जांच के निर्देश दिए हैं, वहीं घोषणा की गई है कि मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई होगी। दूसरी ओर फरार आरोपी उस वहशी दरिंदे को पकड़ने के लिए 50,000 इनाम की घोषणा हुई है। यानी जो भी उसका पता बताएगा या उसको अरेस्ट कराने में हेल्प करेगा उसे 50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। नो डाउट इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जो अभी कदम उठा रहे या जो तेवर दिखा रहे हैं, ये सराहनीय है। पर जब तक ये एक्शन नहीं लिया जाता है तब तक उत्तर प्रदेश के पुराने इतिहासों को देखते हुए इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको निर्भया कांड तो याद ही होगा। इतना बवाल हुआ, इतने लोगों ने आवाज उठाई, देश की आवाज बनी, आंदोलन जो कभी नहीं देखा गया वैसे आंदोलन हुए। फिर क्या हुआ नतीजा? न्याय का दरवाजा खटखटाते खटखटाते 8 साल बीत गए। तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि वाकई जो तेवर दिखाए जा रहे हैं वो एक्शन में आएंगे या यहाँ पे भी न्याय के लिए पीड़िता के परिवार को कानून का दरवाजा सालों खटखटाना पड़ेगा। पर इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक मैं, आप, हमारा समाज इन्हीं बातों पर चर्चा करता रहेगा? जब एक और हम बात कर रहे हैं कि लड़कियां यहाँ कर रही है, वहाँ जा रही है, फिर हमें रोकने के लिए इस तरह की घटनाओं को कब तक अंजाम दिया जाएगा? कब तक गांव से लेकर शहर तक, बाहर से लेकर घर तक, दफ्तर से लेकर सड़कों तक और 5 महीने से लेकर 95 वर्ष की महिलाओं को इन गंदी सोच, इन गंदी निगाहों और दूषित मानसिकता का सामना करना पड़ेगा। कब तक? जवाब हो तो बताइएगा ज़रूर।